हेलो एवरीवन। मेरा नाम नीतीश पांडे है। मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिससे आप लोगों का एक फाउंडेशन बन जाएगा यूपीएससी के लिए। इस सीरीज में आप लोगों को सभी चीज़ें बताई जाएंगी, जैसे कि यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम क्या है, हम लोग कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें, सिलेबस क्या है और वगैरह वगैरह। आज फाउंडेशन की 6th वीडियो है, तो जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी वो पहले उन्हें जाकर देख लें, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सीरीज में चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से हम लोग सब चीज़ें बता रहे हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की फाउंडेशन क्लास इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675। हमारे यूट्यूब चैनल पे यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं और ये सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग हमारे वीडियो को देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक को डेवलप करने के लिए। हम लोगों ने पहले फाउंडेशन वीडियो में हमने देखा था कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्या है, क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर, कितने स्टेजेस में एग्जामिनेशन होंगी, मार्किंग स्कीम क्या है, एज लिमिट क्या है और एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। दूसरी वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग प्रिपरेशन को कैसे बिगिन करेंगे, तो हम लोग मेंटली कैसे रेडी रहें, फिजिकली कैसे रेडी रहें, गोल ओरिएंटेड अप्रोच कैसे रखेंगे, कितने नंबर ऑफ आवर हम लोग को स्टडी करना चाहिए और क्या डाइट हम लोग को फॉलो करना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने पूरा डिटेल सिलेबस आपको बताया है, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे तोड़ तोड़ कर कि प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है, मेंस का क्या सिलेबस है। उसके बाद हम लोगों ने बुक लिस्ट और सोर्सेज को भी फॉलो किया था, मतलब कि क्या बुक लिस्ट और सोर्सेज होना चाहिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो यूपीएससी प्रीवियस ईयर बुक से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसके बाद हिस्ट्री सोसाइटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आईआर, इकोनॉमिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, मतलब इन सभी सब्जेक्ट्स के क्या बुक लिस्ट होंगे, क्या सोर्सेज होंगे जो कि हम लोग इस एग्जाम में फॉलो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी मतलब प्रिपेयर करने का स्ट्रेटजी क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग को किस किस ब्रॉड एरिया पर फोकस करना है। उसके बाद स्ट्रेटजी को मैंने 4 फेजेज में डिवाइड किया था, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। तो ये मैंने सारा कुछ डिस्कस कर दिया है उसी वीडियो में। तो जाहिर सा बात है आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि फेज वाइज हम लोग कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग बताएंगे कि बिल्कुल मंथ वाइज और डेट वाइज, और मतलब कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डेली हम लोग क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या अचीवमेंट्स हम लोग को रखना है। तो इस पूरे टाइम टेबल को बनाने के लिए मैंने 5 चीजों को ध्यान में रखा है। सबसे पहला है आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, मतलब कि आपको पता ही है कि ये पूरा 1 साल का टाइम टेबल है, तो जाहिर सा बात है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे इस पूरे टाइम टेबल को बनाया गया है। दूसरा है आपका वीकली लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मतलब कि हर एक वीक का एक ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद डेली अचीवमेंट है, डेली भी ऑब्जेक्टिव आपको इसमें बताया जाएगा। फिर टाइम फॉर रिलैक्सेशन, मतलब कि किस किस टाइम आपको थोड़ा रिलैक्स दिया जाएगा ताकि आप अपने ब्रेन को या अपने मूड को फिर से फ्रेश करके फिर से स्टार्टअप कर पाए। उसके बाद रिवीजन भी बताया जाएगा कि कब कब आपको रिवीजन करना है, तो ये पूरा आपका डिटेल टाइम टेबल इसमें बताया जाएगा। तो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फेज 1 से। पूरा ये टाइम टेबल 3 फेज में बटा हुआ है। तो हम लोग जो प्रीवियस वीडियो में जो स्ट्रेटजी हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे टाइम टेबल बनाए हैं। तो सबसे पहला जो फेज है वो आपका जुलाई से अक्टूबर, मतलब कि टोटल 4 महीने का है। तो सबसे पहले हम लोग जुलाई से स्टार्ट करेंगे। तो फेज 1 है जो जुलाई से, जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें सबसे जो 3 दिन पहला होगा उसमें हम लोग कंप्लीट कोशिश करेंगे कि सिलेबस को हम लोग थोड़ा समझ लें। सिलेबस एनालिसिस यहाँ पे करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग का जो पहला फेज होगा उसमें हम लोग ऑप्शनल पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको जीएस का सिलेबस भी पढ़ने के लिए टाइम दिया है। उसका कारण ये है कि हम लोग इस फेज में एनसीईआरटीज को भी कंप्लीट करेंगे ताकि आपका जीएस का एक बेसिक फाउंडेशन आपका बन जाएगा। तो इसीलिए आपको जीएस का सिलेबस को भी एनालिसिस करना, पढ़ना बहुत ही जरूरत है। उसके बाद डे 4 से हम लोग ऑप्शनल स्टार्ट कर देंगे और हम लोग डे 4 और डे 5 को ऑप्शनल ही पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ थर्ड टारगेट जो होगा उस डे का, उसमें आपका प्रीलिम्स पीवाईक्यू रहेगा, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स का आपको 2020 क्वेश्चन हर रोज देखना है, उसको एनालिसिस करना है।
सॉल्व करना इंपॉर्टेंट उतना नहीं है स्टार्टिंग डेज में, मैं आपको बताऊंगा कब से उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। लेकिन आप क्या करेंगे कि हर रोज 20-20 क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे कि यूपीएससी आखिरकार कहाँ से पूछता है, किस लैंग्वेज में पूछता है, ताकि आपका एक प्रॉपर एनालिसिस, एक प्रॉपर माइंडसेट डेवलप होगा यूपीएससी के क्वेश्चन के रिलेटेड। उसके बाद हर एक 5 डेज के स्टडी के बाद जो जो 6th डे होगा वो आपका रिवाइज वीकली होगा, मतलब कि जो भी आप 5 दिनों में पढ़ेंगे उसको आप 6th डे को रिवाइज करेंगे बैठ के। और हर एक वीक में आपको एक दिन छुट्टी रहेगा, ताकि आप अपने मूड को फ्रेश कर लेंगे। आप अब क्या कहते हैं, रिफ्रेश होकर फिर से नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर करेंगे। जब नेक्स्ट वीक आएगा तो उसमें एनसीईआरटी स्टार्ट हो गई रहेगी, मतलब कि एनसीईआरटी आपका पहले है मैंने हिस्ट्री से ही स्टार्ट किया है, क्लास 6 और क्लास 7। लेकिन उसी के साथ साथ जो थर्ड टारगेट होगा उसमें आपको प्रीलिम्स पीवाईक्यू जो रहेगा वो कंटिन्यूड ही रहेगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हम लोग किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें पीवाईक्यू को, तो ये कंप्लीटली आपका चॉइस है, आप किसी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा एडवाइस अगर आप माने तो जिस भी सब्जेक्ट का आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसी सब्जेक्ट का आप प्रीलिम्स पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, तो क्या होगा, आप इजिली कनेक्ट कर पाएंगे सभी चीजों को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले ऑप्शनल है, फिर उसके बाद फिर से ऑप्शनल है, लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंट डे जैसे से पार हो रहा है मैं अल्टरनेट कर दिया हूँ, मतलब कि टारगेट 1 में एनसीईआरटी दे दिए हैं और टारगेट 2 में फिर से ऑप्शनल है, ताकि आपको वैरायटीज मिलते रहे, आप मोनोटोनस ना हो जाए क्या कहते हैं टाइम टेबल को लेके। तो इसीलिए आपको इसी के अकॉर्डिंगली आपको चलना है। हर एक 5 डेज पे 2 दिन का गैप रहेगा, जिसमें से पहला जो गैप है उसमें आपको रिवाइज ही करना है, तो एक तरह से बोला जाए कि आप लोग को हाफ टाइम का ब्रेक मिल जाएगा। और जो दूसरा दिन होगा उसमें आप लोग का छुट्टी है, तो उसमें आप लोग रिलैक्स हो सकते हैं, और वैसे ही हम लोग सब्सिक्वेंटली चलेंगे। ऑप्शनल फिर से थर्ड वीक जो है उसमें फाइन आर्ट्स की बुक स्टार्ट हो जाएगी जो कि आर्ट्स एंड कल्चर की है, और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 ये भी स्टार्ट हो जाएगा। हिस्ट्री जो एनसीईआरटी हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें आपका एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड सारा चीज कवर होगा। मैं आपको अभी आगे चल के सारा चीज दिखाऊंगा। नेक्स्ट है इसी मंथ का है, मतलब जुलाई के मंथ का ही है, तो जुलाई के मंथ के लास्ट लास्ट तक क्या होगा कि आपका जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है एनसीईआरटी के रिलेटेड आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री है वो आपका कंप्लीटली पूरा खत्म हो जाएगा। तो जो पहला मंथ था उसमें आपने ऑप्शनल नहीं भी तो लगभग 20% कंप्लीट कर लिया होगा। दूसरा, आप हिस्ट्री के एनसीईआरटी के साथ कंप्लीट आप करके आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अगस्त वाले मंथ में, ये भी आपका फेज 1 के ही अंडर आएगा। तो अगस्त वाले मंथ में क्या नया रहेगा कि यहाँ पे आप पॉलिटी एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि लक्ष्मीकांत ही एनफ है, तो हम लोग एनसीईआरटी पॉलिटी का क्यों मतलब हम लोग यूज करें। तो देखिए बेसिकली क्या है कि आजकल जो यूपीएससी है बहुत ज्यादा डायनेमिक हो चुका है, तो जाहिर सा बात है कि आप लोग को एनसीईआरटी भी पढ़ना होगा। एनसीईआरटी आपका बेसिक बिल्डिंग भी क्लियर, मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बना देगा। उसी के साथ साथ कुछ कुछ क्वेश्चन क्या हो रहे हैं कि आजकल एनसीईआरटी से उठाकर प्रीलिम्स में डाले जा रहे हैं, तो इसीलिए आप एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेंगे तो लक्ष्मीकांत आपके लिए थोड़ा आसान भी हो जाएगा और आसानी से आप ग्रिप भी बना पाएंगे लक्ष्मीकांत में। और ऑप्शनल एज इट इज जैसे कंटिन्यू होता है वैसे ही आपका कंटिन्यू होगा। 6th डे जो होगा वो आपका रिवाइज वीकली होगा, मतलब कि वीक में जितना भी आपने पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है। और 7th डे आपका हॉलीडे होगा, मतलब कि आप ना रिलैक्स ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां से आपका एक और कॉलम इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो है आपका टारगेट 4। टारगेट 4 में क्या है कि अब आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जब आप न्यूज़ पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत जगह प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ना ही आपने अभी तक इकोनॉमिक्स पढ़ा है और ना ही आपका अभी तक पॉलिटी खत्म हुआ है, और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया, साइंस हो गया, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो जाहिर सा बात है कुछ कुछ कीवर्ड्स होगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे कि आप बेसिकली कोशिश कीजिए पहले एडिटोरियल सेक्शन पढ़ने का। जैसे कि आप हिंदू फॉलो कर रहे हैं तो हिंदू में एडिटोरियल सेक्शन आता है, तो आप उस एडिटोरियल सेक्शन को पढ़िए, खुद के लैंग्वेज में एक बार समझ के देखिए कि क्या मतलब वो बोलना चाहता है, कुछ क्रक्स उसमें से निकाल लीजिए। उसके बाद आप किसी भी साइट पे जाइए, जो भी आईएएस के प्लेटफॉर्म होते हैं वो वाले साइट पे, वहां पे जाइएगा और वहां पे अगर आप टाइप कीजिएगा कि एडिटोरियल रिलेटेड मेंस क्वेश्चन यूपीएससी, तो वो आपका आराम से आ जाएगा। तो उस दिन का एडिटोरियल का कोई भी 2 एडिटोरियल आप अगर पढ़ रहे हैं तो कोई भी 2 क्वेश्चन आप उसको लिखेंगे, और ये आपका पर डे के बेसिस पे चलेगा। और ये जो भी आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं ये आपका न्यूज के रिलेटेड होगा। आंसर राइटिंग यहाँ पे करने का मेन विषय ये है कि आंसर राइटिंग
आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपका बेसिक अब डेवलप होने लगेगा, मतलब कि 2 आंसर अगर आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो। नेक्स्ट हम लोग अगस्त के महीने को ही कंटिन्यू करेंगे। तो अगस्त के महीने का मेन हम लोग का ऑब्जेक्टिव ही है कि एनसीईआरटी कंप्लीट करना है और ऑप्शनल कंप्लीट करना है। तो इस मंथ में हम लोगों ने सिर्फ 2 एनसीईआरटी को फॉलो करना है, मतलब एक पॉलिटी हो गया आपका और दूसरा आपका इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स में क्लास 11 में 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो नाम की किताब है आपको वो यहाँ पे फॉलो करनी है, और मतलब कि सिर्फ एक ही पार्ट आपको फॉलो करना है। और क्लास 12 में भी आपका 2 पार्ट है जिसमें से आपको सिर्फ एक ही फॉलो करना है, इंट्रोडक्टरी टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सिर्फ एक एक ही बुक है जो कि आपको इकोनॉमिक्स से फॉलो करनी है। पॉलिटी में टोटल 4 किताब है, मतलब कि 11 का पार्ट, तो 11 का 2 पार्ट, 12 का 2 पार्ट। तो आपको 4 और यहाँ पे 2, मतलब कि टोटल 6 क्या कहते हैं एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स आपको खत्म करनी है। और उसके साथ साथ ऑप्शनल जैसे आपका कंटिन्यू हो रहा है वैसे ही होते रहेगा। कभी कभी क्या है कि पूरा होल डे आपको ऑप्शनल का दिया गया है, मतलब कि टारगेट 1 और टारगेट 2 है जो ऑप्शनल है। और कभी कभी ऐसा भी है कि टारगेट 1 और टारगेट 2 आपका एनसीईआरटी है, और थर्ड क्लॉज ऐसा है कि एक टारगेट आपका ऑप्शन है और दूसरा टारगेट आपका एनसीईआरटी है। ये टाइम टेबल इस वे में इसलिए बनाया गया है ताकि आप मोनोटोनस ना हो, आपको बोर ना लगे, आपको हमेशा एक मतलब इंथुजियास्ट रहे कि मतलब कि कैसे हमको पढ़ाई करना है। और हर एक 6th डे आपका रिवाइज वीकली रहेगा और 7th डे आपका हॉलीडे है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको चलना है। प्रीलिम्स का जो पीवाईक्यू है वो आपको 20 क्वेश्चन हर रोज एनालिसिस करना है। और आपको मैंने बताया कि इस मंथ से एक और टारगेट आपका ऐड ये हो गया है कि आपको 2 आंसर हर रोज आपको लिखना है, जो कि आपका न्यूज के एडिटोरियल के बेसिस पे होगा। आपको अपने लैंग्वेज में समझना है और उसको लिखना है। नेक्स्ट है आपका फेज 1 में ही सितंबर का महीना। तो इसमें क्या क्या चेंजेस आएगा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सारा चीज सेम टू सेम है जो कि हम लोगों ने पहले के महीने में देखा है। यहाँ पे बस केवल हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे न्यू अब ऐड होगा एनसीईआरटी, वो भी ज्योग्राफी का। हम लोग को ज्योग्राफी एनसीईआरटी इस महीने में कंप्लीट करना है, और साथ साथ ऑप्शनल जो है वो आपका चल ही रहा है। टारगेट 3 जो था वो आपका पीवाईक्यू प्रीलिम्स आपको कंटिन्यू रखना है। और मैंने आपको एक एडवाइस भी दिया है कि जिस सब्जेक्ट का एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं उसी सब्जेक्ट का प्रीलिम्स पीवाईक्यू आप सॉल्व करें, तो क्या होगा आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। आप इजिली कनेक्ट कर पाएंगे सभी चीजों को। और आपको 2 आंसर अभी भी एडिटोरियल के साथ ही कंटिन्यू करना है। 2 आंसर लिखने का कारण ये है कि इससे क्या होगा कि आप जो लॉन्ग मतलब कि फुल लेंथ जो क्वेश्चन होता है 20 क्वेश्चन का, उसके लिए प्रिपरेशन अभी से ही आप शुरू कर दिए हैं। आपका हाथ का जो पेन है वो आपको आगे चल के एक हैबिट बन जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए अभी से 2 आंसर लिखना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये वाला जो टारगेट है क्यों आपको रेगुलर बेसिस पे करा रहा हूँ। सितंबर महीने को ही कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 30 सितंबर तक हम लोग का एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी का है वो आपका खत्म हो चुका है। क्लास 12 पार्ट 2, P2 का मतलब है पार्ट 2, P1 का मतलब है आपका पार्ट 1। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 मतलब कि लास्ट यहाँ पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग का अभी तक सितंबर मतलब कि 3 महीना कंप्लीट हो चुका है फेज 1 में, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है कि ऑप्शनल हम लोग 60% अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा, हम लोगों ने 4 सब्जेक्ट्स का एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुका है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। और उसी के साथ साथ सबसे अच्छा चीज क्या हुआ है कि हम लोगों ने हर एक वीक को रिवाइज भी किया है, मतलब कि जो भी 5 दिन हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हम लोग वीक के एक दिन में उसको कम्प्लीटली हम लोग उसको रिवाइज भी कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि फर्स्ट रीडिंग तो हो ही रहा है, उसके साथ ही साथ हम लोग सेकेंड रीडिंग भी आराम से कर पा रहे हैं। और जो भी चीज नजदीक के समय में पढ़ा हुआ रहता है, मतलब कि जो भी चीज जैसे हम लोगों ने आज पढ़ा, अगर उसको जाके हम लोग 2 या 3 या 4 दिन बाद फिर से पढ़ते हैं तो हम लोग को उतना ज्यादा बर्डन नहीं लगता है, और वो क्या होता है हम लोग के लिए यूज टू हो जाता है अगर आगे भी चल के हम लोग उसको पढ़ते हैं तो। और वैसे ही आपको सितंबर में टारगेट 3 और टारगेट 4 को कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट हम लोग का मंथ होगा अक्टूबर का, जो कि फेज 1 का लास्ट मंथ है। इसमें हम लोग सिर्फ एक एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, और वो भी ज्यादा दिनों तक हम लोग को फॉलो यहाँ पे नहीं करना है। वो है आपका इंडियन सोसाइटी का, जो कि क्लास 12 की होती है बुक आपकी। तो ये हम लोग को इस मंथ में फॉलो करना है, और बाकी जो आपका ऑप्शनल चल रहा है वो हम लोग को करते रहना है। टारगेट 3 और टारगेट 4 एज इट इज चलेगा जैसे आपका चल रहा था। अक्टूबर मंथ को ही कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें देखिए क्या क्या नया नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ है। सबसे पहला है आपका क्लियर एनसीईआरटी बैकलॉग्स। इसका मतलब क्या होता है कि जाहिर सा बात है कि
हर एक दिन आप पढ़ाई जितना घंटा करते हैं उतना घंटा आप नहीं कर सकते। अगर मान लो आप सोच रहे हैं कि हम 10 घंटा हर रोज पढ़ाई करेंगे, तो इसको हम लोग अनरियलिस्टिक बोलेंगे, क्योंकि सिचुएशन हमेशा सेम नहीं रहेगा हर एक दिन। तो इसीलिए अगर मान लो सपोज किसी दिन ऐसा होता है कि आप उतने अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाए, जो आप 10 घंटा पढ़ते थे उस दिन आप 4 या 5 घंटा सिर्फ पढ़े हैं, या हो सके आप पढ़े ही नहीं है, तो जो भी आपका बैकलॉग बच गया है उसके लिए भी मैंने आपको स्पेस यहाँ पे दिया है, ताकि आप वहां पे आराम से अपना बैकलॉग आप क्लियर कर सकते हैं। ऑप्शनल एज इट इज आप लेकर चलेंगे, और आपका बैकलॉग के लिए फिर से दूसरे वीक में भी आपको, सॉरी थर्ड वीक में भी आपको यहाँ पे टाइम दिया गया है कि आप अपना बैकलॉग आराम से क्लियर कीजिए। टारगेट 3 और टारगेट 4 एज इट इज चलते रहेगा। उसके बाद अब यहाँ से क्या होगा कि हम लोग देख सकते हैं कि 24 अक्टूबर तक ऑप्शनल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शनल मतलब कि ऑप्शनल का फर्स्ट रीडिंग जो है वो आपका कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है 24 अक्टूबर तक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ऑप्शनल जो है हम लोग इसी मंथ में रिवाइज करना स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग फेज 2 से ऑप्शनल रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कैसे। हम लोग इस मंथ में क्या करेंगे कि जो भी अब दिन हम लोग के पास बच गया है 25 के बाद से, अब हम लोग एनसीईआरटी को रिवाइज करेंगे। जितना भी एनसीईआरटी हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने लगभग 5 सब्जेक्ट का एनसीईआरटी पढ़ा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और सोसाइटी। ये पांचों सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी को हम लोग कंप्लीटली थॉरोली एकदम रिवाइज करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, एनसीईआरटी हम लोग इसी फेज के दौरान हम लोगों ने थर्ड रीडिंग कर लिया है एनसीईआरटी का। तो जाहिर सा बात है ये सारे सब्जेक्ट के रिलेटेड आपका जो बेस है वो बहुत ही लगभग स्ट्रांग बन गया होगा। ऑप्शनल आपका फर्स्ट टाइम रीडिंग हो चुका है, तो ये जो 4 महीना था फेज 1 का, ये आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। और हम लोगों ने बेनिफिट्स भी देखा है कि ये 4 महीना में हम लोगों ने क्या क्या किया है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे फेज 2 के साथ। फेज 2 जो है वो भी आपका 4 महीना का होगा, और वो आपका नवंबर से फरवरी तक चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग नवंबर महीने से स्टार्ट करेंगे। तो फेज 2 में आपका जो नवंबर महीना है इसमें बहुत सारा नया नया चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो मेरा था स्ट्रैटेजी वाला, उसमें मैंने बताया था कि फेज 2 में हम लोग जीएस पे कंप्लीट फोकस करेंगे, और उसी के साथ साथ हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ऑप्शनल भी रिवाइज करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हो रहा होगा कि टारगेट 1 से लेके टारगेट 4 मतलब टोटल 4 टारगेट है, तो हम लोग टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि टारगेट 1 में आप 3 घंटा दें, टारगेट 2 को भी आप 3 घंटा दें, टारगेट 3 को आप 2 आवर्स दें, और टारगेट 4 को आप 2 आवर्स दें। टोटल आपका 10 आवर्स का होगा। 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, मतलब कि यहाँ से आपका थोड़ा आपको स्ट्रेच करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्पेक्ट्रम से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि हिस्ट्री की बुक है, और मैंने आपको क्या किया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 दिन में आपका टोटल 21 चैप्टर्स अराउंड आपका खत्म हो जाएगा। और उसी के साथ साथ आपको ज्योग्राफी एनसीईआरटी रिवाइज करना है। ये क्यों करना है मैं आपको भी बताऊंगा। टारगेट 3 अब क्या होगा कि यहाँ से आपको अब प्रीलिम्स पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करना है। प्रीलिम्स पीवाईक्यू आपका वो फर्स्ट फेज में ही कंप्लीट हो चुका है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपने किया है। मैंने आपको 20 क्वेश्चंस पर डे दिया था। जिन लोगों को लगे 30 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए या 40 करना चाहिए, तो वो लोग आपका चॉइस है, ठीक है। तो मैंने बस केवल आपको एक डिसेंट दिया था कि 20 आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा अगर आपको करने का मन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टारगेट 3 जो अब होगा, यहाँ से हम लोग अब न्यूज़पेपर स्टार्ट करेंगे। न्यूज़पेपर पूरा फुल रीडिंग करना भी स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग एडिटोरियल ही सिर्फ पढ़ रहे थे ताकि एक आंसर राइटिंग हम लोग डेवलप करना सीख लें, और बहुत सारा चीज। न्यूज़पेपर यहाँ से हम लोग रीड फुल इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ लिया है। तो जाहिर सा बात है कि बहुत सारा जो टर्म्स है जो कि हम लोग को न्यूज़पेपर में नहीं समझ में आता है, वो अब हम लोग को वहां पे थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा, क्योंकि हम लोग को एनसीईआरटी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो इसीलिए थर्ड टारगेट आज से आपका न्यूज़पेपर रहेगा, और फोर्थ टारगेट क्या रहेगा कि हम लोग ऑप्शनल को रिवाइज करेंगे सिर्फ 2 आवर्स अ डे। ऑप्शनल को रिवाइज क्यों करेंगे, क्योंकि हर एक 7th डे ऑफ द वीक जो होगा वो अब आपका छुट्टी नहीं रहेगा, उसमें आपको 3 आवर ऑप्शनल का फुल लेंथ टेस्ट देना है। तो इसीलिए आपको अब ऑप्शनल रिवाइज करना स्टार्ट कर देना है, और उसी के साथ साथ आपको 2 ऐसे, मतलब कि ऐसे का भी जो फुल लेंथ टेस्ट होता है 3 आवर का, वो आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि सर ऐसे हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे। तो मैं आपको आंसर राइटिंग कैसे करें वो वाला वीडियो में जब आपको बनाऊंगा तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि ऐसे हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बेसिक यहीं पे आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आप वेट करेंगे कि हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करके ऐसे लिखें, तो फिर उसके बाद आपका ऐसे कभी नहीं प्रिपेयर होगा।
तो इसीलिए जो भी आपको समझ में आता है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसको कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो सब चीज आप ऐसे में ही ट्राई करके देखेंगे। उसी के साथ साथ जो आपका 6th डे होगा उसमें आपको रिवाइज वीकली करना है, मतलब कि जो भी आप ये 5 दिनों में आपने पढ़ाई किया है उसको थोड़ा रिवाइज आप कर लीजिए। और 10 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन पेपर आप खुद से बना सकते हैं GS1 टॉपिक पे, क्योंकि यहाँ पे आपका स्पेक्ट्रम मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये सब चल रहा है, तो ये सब आपका GS1 के अंदर आता है। तो आप क्या करेंगे कि जो भी टॉपिक आप पढ़े हैं इन 5 दिनों में, आप जाकर इंटरनेट पे सर्च करेंगे इसके रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन पेपर बनाएंगे जिसको आप सैटरडे को, मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं 6th डे ऑफ द वीक, एक्चुअली सैटरडे ही होता है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंगली भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप उस दिन 10 क्वेश्चन का आप टेस्ट देंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि आप GS1 के लिए भी मतलब रेडी कर रहे हैं अपना मेंस, और ऑप्शनल के लिए तो आप 3 आवर्स का फुल लेंथ टेस्ट दे ही रहे हैं। फिर जब सेकेंड वीक आएगा तो सेकेंड वीक में हम लोग स्पेक्ट्रम को ही कंटिन्यू करेंगे, और इसमें हम लोग ज्योग्राफी एनसीईआरटी और सोसाइटी का जो एनसीईआरटी हम लोगों ने फर्स्ट पेज में पढ़ा था उसको भी हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका GS1 नहीं भी तो कम से कम 70% आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि और दूसरे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जैसे कि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया हो गया, एंड डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के आपका आर्ट्स एंड कल्चर हो गया। तो आर्ट्स एंड कल्चर को हम लोग बेसिकली फोकस देंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स पे आपको कोशिश करना है कि GS1 में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स उठा पाए। उस तरह 6th डे जो रहेगा आपका रिवाइज वीकली करना है, और 10 क्वेश्चन आपका GS1 के टॉपिक से ही आपको करना है। 10 क्वेश्चन कहाँ से आएगा मैंने आपको बता दिया है। 3 आवर का GS1 का फुल लेंथ टेस्ट आप यहाँ पे देंगे, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ऑप्शनल टेस्ट जो फुल लेंथ होगा वो अल्टरनेट वीक्स पे होगा, और GS का जो टेस्ट होगा वो भी आपका अल्टरनेट वीक पे होगा, और ऐसे जो है वो आपका हर एक वीक में 2 आपको यहाँ पे लिखना है। थर्ड वीक जो होगा उसमें हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि GS2 का सिलेबस एक तरह से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत मैंने यहाँ पे 6th एडिशन लिया है, आने वाले सालों में और ज्यादा नए नए एडिशन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं 6th एडिशन के बेसिस पे यहाँ पे मैंने चैप्टर आपको पुट कर दिया है। स्पेक्ट्रम में भी मैंने आपको 2019 का एडिशन प्रीफर किया है, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे चैप्टर मेंशन है। उस तरह लक्ष्मीकांत का भी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो लक्ष्मीकांत फर्स्ट वीक में 5 दिन जो भी आप पढ़ेंगे उसको आप रिवाइज कीजिएगा, और GS2 के टॉपिक के रिलेटेड, मतलब कि जो भी आप 5 दिन में पढ़े हैं उसी के रिलेटेड टॉपिक आप नेट पे सर्च कीजिएगा कि मेंस का कैसा आता है, और वो 10 क्वेश्चन आपको GS2 में लिखने हैं। इस वीक में फिर से आपको ऑप्शनल रिवाइज करना है 5 दिन 2-2 घंटा, और 3 आवर का आपको ऑप्शनल का फुल लेंथ टेस्ट देना है विद ऐसे, क्योंकि ऐसे जो है वो भी आपको 2 क्वेश्चन हर एक वीक में आपको लिखना ही लिखना है। टारगेट 3 आपका न्यूज़पेपर का है, तो ये इसमें मैं कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं क्लियर कर दिया हूं कि टारगेट 3 जो होगा अब न्यूज़पेपर हम लोग इस मंथ से ही स्टार्ट कर देंगे। नवंबर के महीने को ही मैं कंटिन्यू करूंगा, तो इसमें गवर्नेंस एक इंट्रोड्यूस होगा, मतलब कि जो भी टॉपिक आपका सिलेबस में दिया हुआ है हर एक टॉपिक को आप रिसर्च कीजिए जाके नेट पे, जो भी टॉपिक है उसको लिखिए नेट इंटरनेट पे, क्रोम पे जो भी आप यूज कर रहे हैं वेब ब्राउजर, और उसके साथ साथ यूपीएससी लिखिए तो आपका पूरा वो आ जाएगा। सारा ऑथेंटिकेटेड साइट्स को फॉलो कीजिएगा, जो कि मैक्सिमम जो गवर्नमेंट साइट्स हो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहीं बेसिकली ऑथेंटिकेटेड होता है, तो आप वो सब साइट फॉलो कीजिएगा। और जो भी आपको डेटा मिले हर एक टॉपिक के रिलेटेड आप थोड़ा थोड़ा कंटेंट अपना नोट्स आप बना लीजिए, उसको लिख लीजिए, ताकि जो भी क्वेश्चन आपको मेंस में आए उसको आप आसानी से टैकल कर पाए। तो यहाँ पे एक न्यू बस यही एक इंट्रोड्यूस हुआ है आपका गवर्नेंस। और यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं आपको अल्टरनेट डेज पे ऑप्शनल को रिवाइज करने को दिया, मतलब अल्टरनेट वीक पे मैंने आपको ऑप्शनल को रिवाइज करने को दिया है, और अल्टरनेट डेज पे मैंने आपको क्लियर बैकलॉग सेक्शन भी एक बनाया है, मतलब कि जो भी आप पढ़ रहे हैं टारगेट 1 और टारगेट 2 में, जैसे कि अभी एम लक्ष्मीकांत मतलब कि पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं, तो मान लो सपोज आप अगर इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो बैकलॉग वाला जो एरिया है आप इसमें जाके ये जो टाइम है ये आप एलोकेट कर सकते हैं लक्ष्मीकांत को कंप्लीट करने के लिए। उसी प्रकार 6th डे जो होगा उसमें आपको रिवाइज वीकली करना है, और 10th टेस्ट हो मतलब कि टेस्ट आपका होगा जो कि आपका GS2 टॉपिक का होगा। 3 आवर GS2 टेस्ट होगा आपका, क्या कहते हैं, मतलब कि आपका संडे वाला जो दिन होता है, मतलब कि 7th डे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। अगर आप जब टाइम टेबल बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप अरेंज कर लीजिएगा, और ऐसे टेस्ट जो होगा वो 2 क्वेश्चन उसमें आपका रहेगा ही रहेगा। और लास्ट का जो 2 दिन है उसमें आपका हॉलीडे है, क्योंकि इस मंथ में आपको एक भी जगह गैप नहीं दिया गया है, तो जाहिर सा बात है कि आपको यहाँ पे हॉलीडे आप डिजर्व करते हैं। इस मंथ में हम लोगों ने क्या क्या बेनिफिट्स अचीव किया, हम लोगों ने 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। एक पहला हिस्ट्री,
और दूसरा है आपका पॉलिटी। उसी के साथ साथ हम लोगों ने GS1 के 70% ऑफ द सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट किया और GS2 का भी हम लोगों ने 70% या 80% सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट किया। साथ ही साथ हम लोगों ने आंसर राइटिंग भी कर लिया ताकि हम लोग पूरा यूज टू हो जाए उस चीज को लेके। फेज 2 में नेक्स्ट मंथ है आपका दिसंबर का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थर्ड सब्जेक्ट या ऐसा ही बोल सकते हैं GS3 के सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो इकोनॉमिक की NCERT जो हम लोगों ने 3 बार पढ़ा था फेज 1 में, उसको हम लोग 4th टाइम पढ़ेंगे ताकि फिर से एक ब्लॉक हम लोग का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है हम लोग का रिकॉल हो जाए, बन जाए फिर से, ताकि हम लोग कोर में अब जा सके इकोनॉमिक्स की। तो यहाँ पे मैंने संजीव वर्मा जी की जो लेटेस्ट एडिशन बुक है मैंने उसको यहाँ पे मेंशन किया है। जो लोग मृणाल जी की बुक मृणाल जी की मटेरियल फॉलो करना चाहते हैं या उनकी वीडियो को फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कंप्लीटली उनका चॉइस है। जितना दिन मैंने इकोनॉमिक्स की एलोकेट किया है संजीव वर्मा के लिए उतना ही ज्यादा आप मृणाल सर के भी मृणाल सर के नोट्स को भी आप एलोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो चुका है और जाहिर सा बात है अब 10 क्वेश्चन हम लोग किसका करेंगे, अब हम लोग 10 क्वेश्चन GS3 के टॉपिक को करेंगे। GS3 का जो टॉपिक है उसमें अब आपका 10 क्वेश्चन यहाँ पे होगा। 3 आवर ऑप्शनल टेस्ट होगा, ऑप्शनल का टेस्ट हम लोग 3 आवर फुल लेंथ देंगे और ऐसे का जो टेस्ट होगा वो भी आपका 2 क्वेश्चन पर वीक रहेगा। टारगेट 3 जो है वो आपका न्यूज़पेपर के साथ ही कंटिन्यू है। टारगेट 4 है उसमें हम लोग रिवाइज ऑप्शनल करेंगे। नेक्स्ट वीक में चलेंगे तो रिवाइज ऑप्शनल नहीं होगा, आपका क्लियर बैकलॉग होगा। तो अल्टरनेट हम लोग ऐसे चलते रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग दिसंबर के महीने के साथ ही कंटिन्यू करेंगे और सेकेंड वीक जो दिसंबर का होगा उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स जो संजीव वर्मा की बुक है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अभी जो एडिशन चल रही है उसमें 40 चैप्टर है। जैसे जैसे और न्यू एडिशंस आते रहेंगी शायद उसमें और ज्यादा चैप्टर्स ऐड हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अरेंज कीजिएगा। इस वाले वीक में हम लोग क्लियर बैकलॉग्स रखा है मैंने, मतलब कि जो भी आपका चैप्टर जो है छूट गया है अगर आप पढ़ नहीं पाए हैं उस टाइम पे तो आप क्लियर बैकलॉग वाले जो सेक्शन में जो टाइम मैंने आपको एलोकेट किया था 2 आवर्स का, आप उसमें जाके उस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने बताया था कि ऑप्शनल का जो 3 आवर फुल लेंथ टेस्ट होगा वो अल्टरनेट वीक्स पे होगा और उसी के साथ साथ GS का जो टेस्ट होगा वो भी अल्टरनेट वीक पे होगा। तो इस वीक जो होगा वो आपका GS3 का फुल लेंथ टेस्ट होगा। क्वेश्चन अराइज हो सकता है इस चीज को लेके कि हम लोगों ने तो अभी तक इकोनॉमिक्स ही कंप्लीट किया है और बाकी जो सब्जेक्ट इसमें जो आते हैं जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करेंगे। तो मेरा बताने का पहले यही मोटिव था, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि आंसर राइटिंग आपको ये सोचकर नहीं करना है कि आपने सिलेबस कंप्लीट करना है उसके बाद आप आंसर राइटिंग करेंगे। आप सिलेबस को कवर करते सिलेबस को कवर करते हुए आपको आंसर राइटिंग भी करना है क्योंकि वो एक आपका टेक्निक है, वो आपको एक हैबिट बनाना है। तो इसीलिए आपको 3 आवर फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे देना है। थर्ड वीक में हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी की एक बुक आती है अशोक कुमार की, वो आपको कंप्लीट करना है और इसी बुक में एक लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट पे है। तो इसी बुक के हेल्प से आपका इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट आपका दोनों कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीक में आपको फिर से रिवाइज ऑप्शनल मतलब कि 2 आवर्स अ डे हर रोज आपको देना है क्योंकि इस वीक में आपका 3 आवर ऑप्शनल का टेस्ट होगा। तो इसी के अकॉर्डिंगली आपको चलते रहना है, कोई भी चेंजेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है 6th और 7th डे में। आपको 6th डे में आपको 10 क्वेश्चन GS3 के टॉपिक पे टेस्ट देना है। 7th डे में 3 आवर फुल लेंथ टेस्ट देना है, आइदर वो GS का हो सकता है या ऑप्शनल का हो सकता है। और AC का भी आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है जिसमें आपको 2 क्वेश्चन लिखने हैं। फोर्थ वीक में हम लोग चलेंगे तो हम लोग शंकर IAS की बुक जो इन्वायरमेंट की आती है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी के एडिशन में टोटल 29 चैप्टर्स हैं और शायद कुछ कुछ चैप्टर्स ऐड होंगे। और फिफ्थ वीक जो इसमें होगा मतलब कि इसी मंथ में उसमें हम लोग इन्वायरमेंट शंकर IAS की जो बुक है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें एक और चीज ये नया है कि मतलब जो आपका अल्टरनेट जो है मतलब कि अल्टरनेट जो वीक है उसमें मैंने आपको रिवाइज ऑप्शनल नहीं दिया है, इसमें भी मैंने आपको क्लियर बैकलॉग्स दिया है। इसके कारण ये है कि इन्वायरमेंट जो है ये आपका नया है आपके लिए। तो आप जब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ 5 बुक्स ही कंप्लीट की थी NCERT की, तो इसीलिए हम लोग वो सब्जेक्ट से यूज टू हो गए थे। लेकिन इन्वायरमेंट के लिए सिर्फ आप एक ही बुक फॉलो करेंगे शंकर IAS की, तो इसीलिए आपके लिए थोड़ा ये नया है, तो शायद आपके लिए टाइम भी ज्यादा लग सकता है एक एक चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो इसीलिए बैकलॉग्स के लिए यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टाइम मैंने आपको एलोकेट किया है ताकि जो भी चीज बच जाए वो आप इन सभी टाइम में आप मैनेज कर सकते हैं।
फेज 2 में जनवरी हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, जनवरी मंथ। तो जनवरी आपको पता ही है कि पहला 2 दिन जो होगा वो आप हॉलीडे ले लीजिएगा, क्योंकि न्यू ईयर है तो सेलिब्रेट एंड ऑन जो भी आप करेंगे, तो पहला 2 दिन जो आपका होगा वो आपका उसमें आपका छुट्टी रहेगा। उसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक स्टार्ट करेंगे। साइंस एंड टेक में क्या पढ़ना है, जो भी आपका सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है उसको आप एक एक टॉपिक को आप रिसर्च कीजिएगा। रिसर्च करने के दौरान क्या होगा कि जो भी स्टैटिक पोर्शन आप उस टॉपिक के रिलेटेड आप पाएंगे उसको आप उसका नोट्स बना लीजिएगा और करंट अफेयर के साथ उसको लिंक करने का कोशिश कीजिएगा, या साइंस एंड टेक का जो भी टॉपिक आपका करंट अफेयर में दिया हुआ है उसका भी आप एक पर्टिकुलर नोट्स बना सकते हैं, या उसको भी आप थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि लगभग अभी हम लोग 3 महीना हो चुका है करंट अफेयर, 3 या 2 महीना आपका हो चुका है लगभग करंट अफेयर पढ़े हुए। तो इसीलिए आपको अब आइडिया हो गया होगा कि साइंस एंड टेक का कैसा क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे भी बैकलॉग सेक्शन दिया हुआ है, क्योंकि साइंस एंड टेक आपके लिए न्यू टॉपिक रहेगा अभी, तो इसीलिए मतलब कि उसका स्टैटिक जो भी है वो आपके लिए न्यू रहेगा, तो इसीलिए आप वहाँ पे अपना बैकलॉग क्लियर कीजिएगा। रिवाइज करना है आपको वीकली। GS3 का 10 क्वेश्चन आपको लिखना है, 3 आवर फुल लेंथ टेस्ट होगा आपका GS3 का ही, और ऐसे का जो है वो आपको 2 क्वेश्चन अभी भी आपको कंटिन्यू रखना है। अब हम लोग सेकेंड वीक में चलेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पूरा हम लोग ये वीक में ऑप्शनल को रिवाइज ही करेंगे। इसके पीछे का कारण क्या है कि अभी हम लोग के पास नहीं भी तो प्रीलिम्स आने में, मतलब कि नॉर्मली ऐसे जून में प्रीलिम्स होता है और हम लोग का टाइम टेबल कब तक है, 31 मई तक। तो प्रीलिम्स आने में नहीं भी तो अभी हम लोग के पास 4 महीने हैं, और हम लोगों ने अभी तक लगभग मेंस का 70% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। 70 नहीं बोल सकते हैं तो 60 भी बोल सकते हैं, 60% सिलेबस हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया है, और प्रीलिम्स से भी हम लोग लगभग यूज टू हो गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वीक में ऑप्शन को रिवाइज करेंगे और 3 आवर फुल लेंथ टेस्ट फिर से ऑप्शन का ही इसमें होगा। तो क्या कहते हैं, जो आपका रिपीट हो रहा था वही चीज आपका यहाँ पे रिपीट होगा। टारगेट 3 में आपका न्यूज़पेपर जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। टारगेट 4 में भी आपका यहाँ पे क्लियर बैकलॉग्स है, तो जो भी बैकलॉग्स आपका बचा हुआ है आप कंप्लीटली यहाँ पे कर लीजिएगा। जनवरी का जो तीसरा वीक होगा इसमें हम लोग GS4 स्टार्ट करेंगे, मतलब कि एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एथिक्स में टोटल 7 चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर को मैंने एक दिन एलोकेट किया है। जैसे कि पहला चैप्टर है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। हर एक चैप्टर को एक दिन एलोकेट करने के पीछे का कारण ये है कि ये जो टॉपिक होता है, या ऐसा बोल सकते हैं ये जो सब्जेक्ट है, ये आपका थोड़ा एनालिटिकल है। तो जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे थोड़ा आप उसको डिफरेंट डायमेंशन से भी एनालाइज कर पाए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट बहुत ज्यादा टाइम भी दिया है हर एक चैप्टर के लिए। ऐसे करके इस वीक का जो 5 दिन रहेगा उसमें आप 5 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, और टारगेट 4 वाले एरिया में यहाँ पे रेस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे रेस्ट इसलिए आपको दिया हुआ है क्योंकि लगभग आप 6 या 7 महीने से कंटिन्यूअस आप एफर्ट दे रहे हैं, मतलब कि सारा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सा बात है कि आप बर्नआउट भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जनवरी और जो फरवरी का जो महीना होगा इसमें थोड़ा मैक्सिमम जगह आपको हॉलीडेज या रेस्ट भी थोड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्च से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वो आपका प्रीलिम्स वाला होगा, तो उसमें और ज्यादा आपको एफर्ट देना है। तो इसीलिए जनवरी और फरवरी का जो महीना होगा उसमें थोड़ा आपको ब्रेक्स और रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। उसी तरह छठा दिन जो होगा उसमें हम लोग रिवाइज वीकली करेंगे, और यहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चंस GS4 का सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आया है उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। एनालाइज क्यों करेंगे, क्योंकि GS4 का जितना भी आंसर होता है, जितना भी टॉपिक होता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है लिखने में। तो इसीलिए अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके साथ साथ उसके आंसर का, तो आपको एक डायमेंशन मिल जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में लिखना है, कैसा आंसर आपको लिखना है। उसी तरह हम लोग ऐसे का टेस्ट को तो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे, और यहाँ से थोड़ा ऑप्शनल को हम लोग ब्रेक देंगे। ऑप्शनल यहाँ से थोड़ा हम लोग उसके जो टेस्ट जो हम लोग ले रहे थे ऑप्शनल का, यहाँ पे हम लोग रोक देंगे। इस मंथ में और हम लोग क्या क्या करेंगे, जैसे कि आपका एथिक्स जो हैगा उसको हम रिवाइज करने का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देंगे, मतलब कि 3 दिन आपको फिर मैं एथिक्स रिवाइज करने के लिए भी दूंगा, मतलब टोटल 10 डेज में आपको दे रहा हूँ एथिक्स के लिए। 7 दिन में 7 चैप्टर हो गया आपका, और 3 दिन रिवाइज करने के लिए। एथिक्स पे इतना फुल फोकस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है पढ़ने में,
तो इसीलिए आप चैप्टर्स तो पढ़े ही पढ़े, उसके साथ अगर आप रिवाइज भी कर लेंगे तो क्या होगा कि आप एथिक्स के हर एक कॉन्सेप्ट के साथ यूज टू हो जाएंगे। और इन एडिशन इसका क्या आपको मिल रहा है कि आपको हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको एनालिसिस करना है, उसके आंसर उसके सॉल्यूशन को भी आपको देखना है। फिर जो लास्ट का 3 दिन बचेगा इस महीना का, उसमें हम लोग फुल लेंथ टेस्ट देंगे आपका GS3 वाले टॉपिक का। GS3 वाले टॉपिक का हम लोग यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट क्यों ले रहे हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि GS3 जो होता है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी है, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो GS3 थोड़ा हम लोग को हार्ड लगता है, तो इसीलिए क्या होगा कि अगर इसका फुल लेंथ टेस्ट हम लोग अगर देते हैं तो इससे क्या होगा कि GS3 भी थोड़ा हम लोग का यूज टू रहेगा। तो GS4 GS3 ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर हम लोग कंपेयर करें GS1 और GS2 के साथ। तो इसीलिए GS3 और GS4 अगर उस पर हम लोग का कमांड रहेगा तो हम लोग को आगे चल के उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे GS3 और एथिक्स दोनों पे फोकस दिया गया है। नेक्स्ट है आपका फेज 2 जो कि लास्ट मंथ है आपका फरवरी। तो इसमें हम लोग आर्ट्स एंड कल्चर नितिन सिंघानिया जी की बुक एक आती है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग न्यूज़पेपर को कंटिन्यू रखेंगे। फिर से अब यहाँ पे क्या होगा कि सैटरडे एक तरह से बोल सकते हैं कि छठा दिन जो भी आपका उस वीक का होगा उसमें आपको रिवाइज करना है और 7th डे आपका हॉलीडे रहेगा और टारगेट 4 आपका पूरा रेस्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जनवरी और फरवरी वाला जो मंथ होगा उसमें आपको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग फरवरी मंथ के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, तो फिर से हम लोग नितिन सिंघानिया जी की बुक हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग 12 फरवरी तक नितिन सिंघानिया जी की बुक को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को क्या पता चल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका क्या है कि आपका एक तरह से 80 to 90% ऑफ द सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 80 to 90% क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी का जो 20 to 10%, 10 to 20% जो होता है वो मैं यहाँ पे एलोकेट करता हूँ। आपका टेस्ट हो गया, उसके बाद फिर क्या कहते हैं आपका जो भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन हो गया, हर एक टेस्ट को लेके उसका एनालिसिस कर रहे हैं, मार्क्स कैसा आ रहा है मैं उसको एलोकेट करता हूँ सिलेबस के साथ। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपका 80 to 90% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगर थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से बोला जाए तो आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो इसीलिए आप साइड साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका रेस्ट वाला पोर्शन भी ज्यादा अब बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है। लास्ट का जो 2 वीक रहेगा आपका फरवरी मंथ में उसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है, मतलब एसे का और GS1 से लेके GS4 का। और फिर जो लास्ट जो वीक होगा उसमें भी आपको ऐसे ही करना है। 6th डे जो रहेगा इसमें आपका क्लियर बैकलॉग्स और 7th जो है आपका हॉलीडे वाला सेक्शन रहेगा। तो ये आपका फरवरी मंथ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक हम लोगों ने 2 फेजेस को कंप्लीट किया है और 2 फेजेस में क्या क्या कंप्लीट हुआ है तो आप समझ में आ ही गया होगा कि आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपका मेंस का जो आंसर राइटिंग है वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको मेंस लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप मेंस के लिए आप कंप्लीटली एक तरह से बोला जाए तो आप तैयार हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज जो है वो आपका मार्च से लेकर प्रीलिम्स तक का फेज है, जो कि लास्ट फेज होता है। इसमें कंप्लीटली हम लोग प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे क्योंकि मेंस का सिलेबस 70 to 80% इज ऑलरेडी कवर्ड। उसके साथ साथ हम लोग आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर चुके हैं, सारा बेसिक बुक्स पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए अब हम लोग प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे जो कि लास्ट का 3 महीना बचा हुआ है। तो फेज 3 आपका मार्च से स्टार्ट होगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, हिस्ट्री के एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें मैंने क्या अप्रोच फॉलो किया है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। हर एक सब्जेक्ट को मैंने लिया है, मतलब कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट सपोज कर लीजिए कि हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या फॉलो कर रहे थे, एनसीईआरटी हम लोगों ने देखा, स्पेक्ट्रम हम लोगों ने देखा। तो हम लोग पहले उसको कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ साथ उसके कंप्लीशन होने पे ही हम लोग उसका 2 सेक्शनल टेस्ट या 4 सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हर एक जो सब्जेक्ट है उसका हम लोग कमी पता लगा पाएंगे और हर एक सब्जेक्ट को हम लोग फिर से वापस रिवाइज कर पाएंगे। अब थोड़ा अप्रोच इसको देखिए कैसे कैसे हुआ है। तो पहले हम लोगों ने क्या किया है कि टारगेट 1 और टारगेट 2 में हम लोगों ने फर्स्ट जो 3 डे है उसमें एनसीईआरटी हिस्ट्री को फॉलो किया है, फिर स्पेक्ट्रम हिस्ट्री स्टार्ट किया है। हिस्ट्री का जो स्पेक्ट्रम का जो किताब है उसको हम लोगों ने 4 दिन दिया है यहाँ पे पढ़ने के लिए।
क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 3 बार बुक को रीड कर चुके हैं फेज 1 और फेज 2 में, तो इसीलिए प्रॉब्लम हम लोग को नहीं होना चाहिए। ये 4th रीडिंग चल रहा है, तो इसलिए 4 दिन आपको दिया गया है हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम को कवर करने के लिए, और उसके एनसीईआरटी के लिए 3, मतलब कि 7 दिन टोटल हिस्ट्री को दिया गया है पढ़ने के लिए। उसके बाद जो 8वां दिन जो होगा हिस्ट्री का, उसमें हम लोग सेक्शनल टेस्ट 1 और सेक्शनल टेस्ट 2 देंगे। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होगा कि टेस्ट हम लोग सर लाएंगे कहाँ से? तो आप लोग जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं वहां से आप लोग प्रिफर कर सकते हैं, या इंटरनेट पे आपका अवेलेबल होता है तो आप खुद से भी क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जिस दिन आप टेस्ट देंगे सेक्शनल, आपका जो टारगेट 3 और टारगेट 4 रहेगा वो एनालाइज टेस्ट 1 और टेस्ट 2 है। इसका मतलब कि टेस्ट 1 में जो भी आप गलती किए हैं, जो भी आपका कमी रहा, उसको आप थॉरोली एनालिसिस करेंगे और उसके कंटेंट को भी थोड़ा रीड करेंगे, क्योंकि कंटेंट जब रीड करेंगे तो जाहिर सा बात है आप एक तरह से रिवाइज ही कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को। टारगेट 3 जो है उसमें आपका पीवाईक्यू प्रीलिम्स हिस्ट्री है, मतलब कि हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम, तो उसका यहाँ पे प्रीलिम्स पीवाईक्यू भी जो आप देखेंगे हिस्ट्री ही देखेंगे। यहाँ पे आपका पीवाईक्यू अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, केवल एनालिसिस नहीं करना है। मैंने आपको बताया था फेज 1 में कि उस टाइम आप एनालिसिस कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्व कब करना है। तो अब आपका समय आ चुका है प्रीलिम्स के पीवाईक्यू को सॉल्व करने का। जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे उसी सब्जेक्ट का प्रीलिम्स पीवाईक्यू आप सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप मेंस का बहुत अच्छा तैयारी कर चुके हैं फेज 2 में, तो ये जो तैयारी है इसमें रुकावट ना आए या उसमें कोई एक ब्रेक ना आए, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि GS1, GS2, GS3, GS4 और ऑप्शनल का हम लोग 2-2 आंसर लिखेंगे हर रोज। मतलब GS1 का एक दिन हम लोगों ने 2 आंसर लिखा, फिर दूसरे दिन हम लोग GS2 का लिखेंगे, फिर तीसरे दिन हम लोग GS3 का लिखेंगे, और ऐसे ही हम लोग चलते जाएंगे। मंथ का जो 6ठा और 7वां दिन होगा उसमें हम लोग प्रीलिम्स का फुल लेंथ टेस्ट देंगे। तो 6ठा दिन हम लोग प्रीलिम्स का टेस्ट 1 दे रहे हैं और 7वां दिन हम लोग प्रीलिम्स का टेस्ट 2 दे रहे हैं, और उसी दिन उस टेस्ट को हम लोग एनालिसिस भी करेंगे। उसका थॉरो एनालिसिस होना चाहिए ताकि नेक्स्ट टेस्ट जब हम लोग दें तो उसमें हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। फिर हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट चलेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी के साथ। ज्योग्राफी एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में सिर्फ केवल एनसीईआरटी ही फॉलो करना है और कोई दूसरी बुक आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। टारगेट 3 सेम ही रहेगा। टारगेट 3 आपका उसमें वही पीवाईक्यू ही सॉल्व करना है, और टारगेट 4 में वही जो मैंने आपको बताया था GS1, 2, 3 ऐसे करके आपको 2-2 आंसर लिखना है ताकि आप मेंस के साथ कनेक्टेड रहे। फिर उसके बाद 6ठा दिन जो आएगा उसमें आपको प्रीलिम्स टेस्ट 3 और 7वां दिन प्रीलिम्स टेस्ट 4 आपको देना है, और उसी दिन आपको उस टेस्ट का एनालिसिस भी कर लेना है। ज्योग्राफी हम लोग 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी का सेक्शनल टेस्ट 1 और सेक्शनल टेस्ट 2 देना है आपको, और एनालिसिस भी आपको उसी दिन कर लेना है। फिर हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पॉलिटी के साथ चलेंगे। तो पॉलिटी में भी 2 सोर्स फॉलो करना था, एक एनसीईआरटी और दूसरा था आपका लक्ष्मीकांत। तो एनसीईआरटी आप फॉलो करेंगे 18th और 19th को। उसी के साथ साथ अब आप प्रीलिम्स पीवाईक्यू जो फॉलो करेंगे वो पॉलिटी का होगा। फिर आप क्या करेंगे, वहीं फुल लेंथ टेस्ट देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो 6ठा और 7वां दिन होगा उसमें आपको प्रीलिम्स का फुल लेंथ टेस्ट देना है। मार्च के महीने के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। पॉलिटी लक्ष्मीकांत जो किताब है उसके लिए मैंने आपको 5 दिन का समय दिया है, क्योंकि 2 दिन हम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा पॉलिटी का, और फिर 5 दिन हम लोग एम लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 4th टाइम रिवाइज करने जा रहे हैं। पीवाईक्यू जो है एज इट इज हम लोग पॉलिटी का ही बनाएंगे अभी, और आंसर जो हम लोग लिखते हैं वो तो हम लोग लिखेंगे ही। फुल लेंथ टेस्ट फिर से आपका वही आपका 6th और 7th डे होगा, और पॉलिटी का जो सेक्शनल टेस्ट होगा वो आपका 4 होगा, क्योंकि पॉलिटी थोड़ा बहुत ही ब्रॉड उसका सिलेबस है, तो जाहिर सा बात है उसका हम लोगों ने 4 टेस्ट हम लोग उसको देंगे। उसके बाद आपका 31 आपका मार्च जो आएगा वो आपका हॉलीडे होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, एक तरह से ऐसा बोला जा सकता है, क्योंकि बीच में एक भी आपको रिलैक्सेशन टाइम नहीं दिया गया है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनवरी और फरवरी में जो आपका रिलैक्सेशन या आपका जो रेस्ट वाला जो टाइम है वो मैक्सिमम है, क्योंकि मार्च, अप्रैल और मई में आपका थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहेगा। नेक्स्ट है फेज 3 में आपका अप्रैल का महीना। तो अप्रैल का महीना में हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। तो संजीव वर्मा जी की जो बुक है उसके लिए हम लोग आपको 3 दिन आपको देंगे, और एनसीईआरटी आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे जो टारगेट 3 होगा वो आपका प्रीलिम्स का इकोनॉमिक्स होगा, वो भी पीवाईक्यू, और आपका जो 2 आंसर लिखने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपका चलते ही रहेगा,
और छठा और सातवां दिन आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है, तो आप समझ ही सकते हैं, मतलब कि सेम प्रोसीजर आपका, सेम पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है। अप्रैल के महीने के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर को इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है करंट अफेयर रिवीजन। इसका मतलब है कि जो भी आप न्यूज़पेपर इतने दिनों से पढ़ रहे थे, मतलब मेरा अगर एडवाइस अगर आप माने, अगर आपका जून में अगर प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो आप फरवरी के बाद करंट अफेयर ना पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए जितना भी करंट अफेयर आप पढ़े हैं उसको अब रिवाइज कीजिए। तो ये 2 दिन आपको एलोकेट किया गया है, और यहाँ पे और आपको मैंने 5 और 2, टोटल कितना हो गया, 9 दिन मैंने आपको करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए एलोकेट किया है। तो टोटल 9 दिन में आप डिवाइड कर लीजिए कि कैसे कैसे आप करंट अफेयर पढ़ेंगे ताकि आपका 9 दिन में खत्म हो जाए। तो करंट अफेयर का रिवीजन आपका ऐसे चलते रहेगा। फिर हम लोग इकोनॉमिक्स का 2 सेक्शनल टेस्ट देंगे, और साइंस के लिए आपको 2 दिन दिया जाएगा कंप्लीट करने के लिए। शंकर आईएएस का जो इन्वायरमेंट का किताब था उसके लिए आपको हम 4 दिन देंगे, और इन्वायरमेंट का जो सेक्शनल टेस्ट है उसके लिए भी आपको 2 टेस्ट दिया जाएगा। आप 2 टेस्ट कहीं से भी, मैंने आपको बताया, टेस्ट अगर नहीं है आपके पास तो आप जाएंगे इंटरनेट पे, वहां पे जाके जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, या वहां पे अगर आप रिसर्च करेंगे इन्वायरमेंट सेक्शनल टेस्ट यूपीएससी जो भी है आपका, तो उसके रिलेटेड आपका आ जाएगा। तो आप वहां से भी टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन क्वालिटी कैसा रहेगा उसके लिए मैं कुछ आपको नहीं बता सकता हूं, क्योंकि उसके लिए आपको पेड प्लेटफॉर्म या पेड कोर्स कुछ ना कुछ लेना ही होगा, जहां से आपको क्वालिटी मिल सकता है। जैसे कि फॉरम आईएएस हो गया, या हम लोग भी आपको देते हैं, तो आप हम लोग से भी ले सकते हैं। विश आईएएस पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं, मैंने आपको नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर आप लोग प्रीलिम्स का जो फुल लेंथ टेस्ट है, यहाँ पे आपका 13-14 अब स्टार्ट हो जाएगा, और इस महीने के अंत तक हम लोग प्रीलिम्स का जो फुल लेंथ टेस्ट है, टोटल 16 फुल लेंथ टेस्ट हम लोगों ने अभी तक दे दिया है। तो ये आपका अप्रैल का महीना यहाँ पे आपका खत्म होता है। फेज 3 का लास्ट महीना है आपका मई। इसमें क्या होगा कि बेसिकली आपका रिवीजन यहाँ पे मैक्सिमम जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आर्ट्स एंड कल्चर हम लोग इस महीने में रिवाइज करेंगे सबसे पहले, क्योंकि आर्ट्स एंड कल्चर में बहुत ज्यादा आपको स्टैटिक और आपको बहुत ज्यादा फैक्चुअल कंटेंट भी देखने को मिलेगा। तो जाहिर सा बात है, अगर आपका जून में एग्जाम है तो अगर आप 1 महीने पहले अगर इसको रिवाइज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, उस टाइम के दिमाग में रहेगा। प्रीलिम्स पीवाईक्यू आप उसका आर्ट्स एंड कल्चर का करेंगे, और इस महीना में जो टारगेट 4 आपका रहेगा उसमें आपको आंसर राइटिंग नहीं करना है। ये 1 महीना आपका आंसर राइटिंग का गैप रहेगा। इसमें आपको क्या करना है कि जो भी आप सेक्शनल टेस्ट या जो भी आप फुल लेंथ टेस्ट दिए हैं आप प्रीवियस 2 महीने में, मतलब कि मार्च और अप्रैल में, उसको अब आप रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपका 2-2 घंटा रहेगा। और फिर वही 6th और 7th डे आपका प्रीलिम्स का टेस्ट 17 और 18 और उसका एनालिसिस। फिर हम लोग सेकेंड वीक से क्या करेंगे कि हिस्ट्री को 2 दिन और पॉलिटी को 3 दिन दिए हैं रिवाइज करने के लिए। और टारगेट 3 में भी आपका रिवीजन ही रहेगा। टारगेट 3 में आपको और कुछ नहीं करना है, लेकिन टारगेट 4 में आपको रिवाइज प्रीवियस ईयर टेस्ट, मतलब कि जो भी आप प्रीवियस टेस्ट जितना भी आप दिए हैं उसको आप कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहेंगे। तो क्या होगा कि आपका टेस्ट भी रिवाइज हो रहा है, स्टैटिक पोर्शन भी आप आराम से रिवाइज कर पा रहे हैं। और आपका जो थर्ड वीक होगा उसमें आप क्या कीजिएगा कि आप इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और साइंस रिवाइज कीजिएगा। ज्योग्राफी भी आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी साथ ही साथ आपका चलेगा। तो ये आपका कंप्लीट यहाँ तक है। फिर आपका प्रीलिम्स का फुल लेंथ टेस्ट 21 आ जाएगा, 21 फेब को। तो यहाँ पे आप उसको एनालिसिस भी करेंगे और टेस्ट भी देंगे। 22 मई से आप क्या करेंगे कि कंटिन्यूअसली आप प्रीलिम्स का फुल लेंथ टेस्ट देंगे, क्योंकि आप सपोज कीजिए कि आपका जून 1 को एग्जाम है, तो आप कंटिन्यूअसली एग्जाम देंगे तो उससे क्या होगा कि आप यूज टू रहेंगे कि आपको एग्जाम का मतलब बिल्कुल अब दिमाग में आपका फॉर्मेट वो बन गया रहेगा कि आपको 100 क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन का आपको टेस्ट देना है, तो आप उसी फॉर्मेट में चलेंगे और आप उसको प्रॉपर एनालिसिस भी कीजिएगा, ताकि क्या होगा कि उसमें जो भी गलती होगा या जो भी आपको कमी लग रहा होगा उसको आप विद टाइम उसी समय में आप उसको इम्प्रूव कर लेंगे। और 31 मई को आप हॉलीडे ले लीजिएगा, तो उससे क्या होगा, थोड़ा आपको दिमाग को रिलैक्स भी मिलेगा। फिर उसके बाद जून 1 को अगर सपोज एग्जाम हुआ तो हम लोग जून 1 को फिर एग्जाम भी देंगे। अब ये सारे टॉपिक्स पे आपका वीडियो बचा हुआ है फाउंडेशन में, जैसे कि क्या क्या मिस्टेक्स हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, कैसे हम लोग नोट्स बनाएं, हम लोग को ऑप्शनल कौन सा मतलब ऑप्शनल कैसे हम लोग चूज करें, करेंट अफेयर हम लोग कैसे पढ़ेंगे, उसका क्या रिलेवेंस है, हम लोग एक अच्छा मेंस का आंसर राइटिंग कैसे लिखें, क्या कोचिंग हमें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, सीरियस वर्सेस नॉन सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट क्या होता है।
तो ये सब का वीडियो मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में और लाऊंगा। थैंक यू। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।